दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 7 और 8 अगस्त में है, तो उसके लिए दिन बहुत कम बचे हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को देख सकें वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यही मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लगभग 70 क्वेश्चंस को लाया हूं। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जो कि टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यही चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराएगा बेस्ट कंटेंट हर बार। और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा जिसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे हर वीडियोस में, तो वो भी वीडियो आप देख लिया करिए। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा का अवशेष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो स्थिर लागत प्लस लाभ, स्थिर लागत प्लस सहारा अवशेष, विक्रय आय माइनस सम विच्छेदन बिंदु पर विक्रय आय, या विक्रय आय माइनस परिवर्तनशील लागतें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विक्रय आय माइनस सम विच्छेदन बिंदु पर विक्रय आय। यानी कि सुरक्षा का अवशेष विक्रय आय तथा समविच्छेदन बिंदु के अंतर के बराबर होता है। अर्थात सुरक्षा का अवशेष बराबर होता है विक्रय आय माइनस सम विच्छेदन बिंदु पर विक्रय आय। दूसरे शब्दों में विक्रय की राशि सम विच्छेदन बिंदु से जितनी अधिक होगी, सुरक्षा का अवशेष यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही अधिक होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। यदि चालू अनुपात 2.4:1 का है और चालू दायित्व ₹20,000 है, तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? ये टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, यानी चालू अनुपात मतलब करंट रेशो दिया हुआ है 2.4:1 का, करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं कुछ, चालू दायित्व 20,000 रुपये की, और तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी ये पूछा गया है, यानी करंट एसेट्स क्या होंगे ये पूछा है आपसे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो की जगह रख लिया हमने 2.4:1, और यहाँ पर हमने क्या किया, करंट एसेट्स हमें दिए नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और करंट लाइबिलिटी जो कि हमें 20,000 गिवन है वो हमने करंट लाइबिलिटी की जगह रख दिया। 20,000 की मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो करंट एसेट्स आपके पास कुछ 48,000 के आ जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, बीमांकक वह व्यक्ति होता है जो किसी बीमा व्यवसाय की निवल नेट देयता का अभिकलन करता है। यानी बीमांकन वह व्यक्ति होता है जो किसी बीमा व्यवसाय की निवल यानी नेट देयता का अभिकलन करता है। दूसरे शब्दों में बीमाकर्ता का आशय उस व्यक्ति या संस्था से है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। बीमा कानूनी अनुबंध से बाध्य होता है और आपात स्थिति में बीमा कंपनी का पॉलिसी धारक के प्रति दायित्व होता है। अतः विकल्प डी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है कि बीमांकक वह व्यक्ति होता है जो किसी बीमा व्यवसाय की निवल यानी नेट देयता का अभिकलन करता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे कहते हैं क्या? उसे ब्लॉक बीमा कहा जाता है, पुनर्बीमा कहते हैं, दोहरा बीमा या औसत बीमा? तो इसका राइट आंसर होगा दोहरा बीमा। जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं, जबकि पुनर्बीमा में किसी वस्तु या जीवन का एक ही बीमा दाता से बीमा कराया जाता है और वह संपूर्ण जोखिम अथवा रिस्क जो है और अथवा उसका एक अंग किसी अन्य बीमा दाता को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर देता है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई व्यापारी अपने कारखाने का ए कंपनी से 1,500 रुपये का और बी कंपनी से 20,000 रुपये का, सी कंपनी से 30,000 रुपये का बीमा करा रहा है, मतलब 3 कंपनियां हैं और उनसे अलग अलग बीमा करवा रहा है, तो ये दोहरा बीमा कहलाएगा। और अगर रुपये 60,000 का केवल ए कंपनी से बीमा करवाता है जो रुपये 30,000 की जोखिम बी कंपनी को हस्तांतरित कर देता है, तो यह कहलाएगा पुनर्बीमा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि संचालन कंपनी का मस्तिष्क है तो सचिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी यदि संचालन कंपनी का ब्रेन कहलाता है तो सचिव कहलाता है कंपनी का हाथ, कंपनी का कान, कंपनी का नेत्र, ये सभी कहलाएंगे। यानी यदि संचालन कंपनी का मस्तिष्क है तो सचिव कंपनी का कान, नेत्र और हाथ तीनों हैं, क्योंकि सचिव ही वह महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निगाहें लगाए रखता है।
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता व इकट्ठा करता है तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने का सफल प्रयास करता है। इस वजह से ऑप्शन डी यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए विनियमों को दर्शाने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट को कब जाना है? तो प्रोस्पेक्टस, विधान पत्र, संस्था की नियमावली या व्यापार के आरंभ होने का प्रमाण पत्र। तो इसको ऑप्शन जो सही होगा वो है सी यानी कि संस्था की नियमावली। यानी एक कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए विनियमों को दर्शाने वाले दस्तावेज को संस्था की नियमावली के रूप में जाना जाता है। इसे पार्षद अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अभाव में सूची आ के नियमों को भी लागू किया जा सकता है। माय फ्रेंड्स, तर्कवाद पद का संबंध है। तर्कवाद पद का किससे संबंध है? आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से। यानी तर्कवाद पद का संबंध है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से। द रॉयल ब्रिटिश बनाम तर्कवाद विवाद 1856 का संबंध आंतरिक प्रबंध यानी इंटरनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल से है। इसके अंतर्गत बाहरी व्यक्ति जो एक्सटर्नल पर्सन है, जो कंपनी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें यह मान लेने का अधिकार प्राप्त है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंध जो इंटरनल मैनेजमेंट है नियमित रूप से चल रहा है और आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के संबंध में यह प्रमुख विवाद है। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 A private company must have at least कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 7, 3, 2 या 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2 डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के। एक पब्लिक कंपनी, उस पब्लिक कंपनी को छोड़कर जो धारा 43 के अंतर्गत बनते हैं, उस कंपनी को छोड़कर एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होते हैं तथा प्रत्येक अन्य कंपनी में कम से कम 2 संचालक होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों कथन सही नहीं है? क्या है? पहला कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में। क्या ये गलत है? या माइनर पार्टनर कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी ऑप्शन। या सी द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डीड, या डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है। यही ऑप्शन जो है, यही जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कंपलसरी नहीं होता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना। जबकि ऊपर के तीनों ऑप्शन दोस्तों सही थे, ट्रू थे। यानी एब्सेंस, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि जो पार्टनर्स में वो बराबर बराबर बांट दी जाती है। दूसरा, माइनर पार्टनर कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनर पार्टनर को उसका हिस्सा मिलता है प्रॉफिट में से। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डीड, और जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो डीड, पार्टनरशिप डीड जो होती है, एग्रीमेंट जो होता है, उसके द्वारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। ये भी सही है, पर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है। ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है। साझेदारी के संबंध में सही कथन मैंने आपको बताई दी हैं, तो यानी ऑप्शन 1 ए बी सी सही स्टेटमेंट्स थे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं फिट बैठते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता। नेक्स्ट, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। ऑप्शन है आय की एक मद, एक दायित्व, पेशगी में प्राप्त आय या बकाया आय। तो इसका ऑप्शन सही जो होना चाहिए दोस्तों वो है बी, यानी पेशगी में प्राप्त आय। यानी भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती एक दायित्व है, एक लाइबिलिटी है। इसे अनुसूचियों के अंतर्गत अन्य दायित्व एवं प्रावधान शीर्षक में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होता है। मान लीजिए कि एम जो है वो आरंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक है, एन खरीद यानी परचेज है, ओ अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक है, और पी जो है बिक्री माल की लागत है यानी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कैसे होगा, देखिए टीजीटी 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे, क्योंकि
यहाँ पे दिया हुआ है कि M जो है ओपनिंग स्टॉक, N परचेज, O क्लोजिंग स्टॉक और P जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो चूंकि विक्रय माल की लागत की गणना के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्रय, प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के योग में से अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। अर्थात विक्रय माल की लागत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में परचेज जुड़ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा। यानी इसकी इक्वेशन जो सही बैठेगी P बराबर M प्लस N माइनस O और N जो है वो प्लस का उधर माइनस में चला जाएगा, मतलब P माइनस N बराबर M माइनस O। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें C वाला सही हो जाएगा। नाममात्र अंश पूंजी है। नाममात्र अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है। अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है, ऐसी पूंजी कहलाती है नाममात्र अंश पूंजी। यानी इसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर था कि नाममात्र अधिकृत पूंजी कह सकते हैं या नाममात्र कह सकते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का आशय अंश पूंजी की वह अधिकतम धनराशि है जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है, अर्थात कंपनी की अंश पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिसके निर्गमन का अधिकार कंपनी को होता है, नाममात्र की अंश पूंजी कहलाती है। अतः विकल्प बी सही उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? इसमें से कौन सी इक्वेशन सही नहीं बैठती है? तो कहीं ना कहीं बता देंगे आप कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है कि प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद बराबर बिक्री लागत। तो इसमें ऑप्शन जो है ये वाला सही नहीं है बी, क्योंकि बेचे गए माल की लागत की गणना के लिए प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के योग में अंतिम स्टॉक को घटा देते हैं। अर्थात बेचे गए माल की लागत कैसे निकल के आती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक उस साइड चला गया, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक का? घुमा फिरा के कि ओपनिंग स्टॉक बराबर क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होता। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत होगा। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है यानी प्रॉफिट सेल्स प्राइस का 25% मतलब 1/4 है तो लागत पर लाभ प्रतिशत होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए विक्रय मूल्य का 25% दे रखा है, ठीक है। तो लागत पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 का 25% होता है 25। तो लागत कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, यानी कि सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, हो जाएगा 75। और लागत पर लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ ऊपर रखना पड़ेगा और लागत को नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 33 होल 1/3, यानी 33.33% आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि लेखांकन वर्ष के अंत में पूंजी रुपये 20,000 है, वर्ष का आहरण रुपये 10,000, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी रुपये 12,000 और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी रुपये 14,000 है, तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए कैपिटल एंड द एड कितनी दी रखी है? 20,000 रुपये की, यानी वर्ष के अंत में पूंजी 20,000 की दी है। ड्राइंग्स यानी आहरण कहते हैं हिंदी में, इसको 10,000 रुपये दिए हुए हैं। वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कितने रुपए की थी? कैपिटल एट द ओपनिंग 12,000 थी और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी कितने की थी? 14,000 रुपये की थी। तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ है कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे भाई? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल। तो कैसे? इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, मतलब कैपिटल जो आखिरी में बची वो 20,000 प्लस ड्राइंग्स जो थी 10,000 माइनस कैपिटल एट द ओपनिंग 12,000 माइनस कर दिया और एडिशनल यानी अतिरिक्त जो पूंजी लगाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं माइनस कर दी 14,000। तो आपका आंसर निकल के आएगा लास्ट में 4,000, जो कि होगा प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, आर्थिक चिट्ठे का समीकरण है। आर्थिक चिट्ठे का समीकरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यानी आर्थिक चिट्ठे का समीकरण क्या है? संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, मतलब ओनर्स इक्विटी। ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे कहेंगे कि एसेट्स बराबर इक्विटी प्लस लायबिलिटी,
है ना। तो एसेट्स किसके बराबर होते हैं, बैलेंस शीट कैसे इसी के बेसिस पे तो बनती है कि मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी है कि एसेट्स बराबर इक्विटी में क्या जुड़ जाती हैं, लाइबिलिटीज जुड़ जाती हैं दोस्तों। बेचे गए माल की लागत 20,000 हो, सकल लाभ 5,000, विक्रय वापसी 10,000 हो तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर बिक्री का निर्धारण करना है। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है कुछ 20,000 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दे रखा है 5,000 का, सेल्स रिटर्न दे रखी है 10,000 रुपये की। तो सेल्स आपको फाइंड आउट कहीं ना कहीं करनी है। तो उसके लिए देखो सेल्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हम लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 20,000 का लिख दिया, प्रॉफिट दे रखा है कुछ 5,000 का, वो भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया, तो कुछ आ गया कुछ 25,000 रुपया, यानी ये 25,000 रुपये ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है कि आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। तो मैचिंग करने के लिए आपको दिया हुआ है कि कॉलम में दी गई मदों का मेल कॉलम दूसरे में सूचीबद्ध उपयुक्त विवरणों के साथ करें। नकद बही पुस्तक का नाम शेष किससे मिलाना है, पासबुक पुस्तक का नाम शेष, इस तरीके के ऑप्शंस आपके दिए हुए कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 में। तो कैसे करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का सही, यानी यहाँ पे मैचिंग दे रखी है इसकी क्या है कि नकद बही पुस्तक का नाम शेष किससे मिला देंगे, अनुकूल शेष से, पासबुक पुस्तक का नाम शेष ओवरड्राफ्ट से, बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज मिलाएंगे पासबुक में डेबिट किया जाता है से, और बैंक द्वारा दिया गया ब्याज पासबुक में क्रेडिट किया जाता है इससे। यानी जब भी बैंक आपको कुछ भी ब्याज देगी, बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज यानी पासबुक में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, आपका पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा, और बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज मतलब पासबुक में डेबिट किया जाएगा। पासबुक पुस्तक का नाम शेष ओवरड्राफ्ट है और नकद बही पुस्तक का नाम शेष अनुकूल शेष है। निम्नलिखित में से कौन एक शेष परीक्षण पत्र द्वारा उद्घाटित नहीं होगा। तो खाता में एक राशि डालने में त्रुटि, खाता में गलत योग, सकल लाभ प्रतिशत घटाएगा या प्रतिपूरक त्रुटि। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी यानी प्रतिपूरक त्रुटि। क्षतिपूरक त्रुटि या प्रतिपूरक त्रुटियां जिसको कंपेंसेटिंग एरर को तलपट या शेष परीक्षण यानी ट्रायल बैलेंस द्वारा उद्घाटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसी त्रुटि है जिसके संबंध में त्रुटि को छुपाने वाली उल्टी प्रविष्टि मतलब एंट्री उसी समय हो जाती है। इसके अंतर्गत तलपट का योग भी अप्रभावित यानी उसमें कहीं ना कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उदाहरणतः एग्जाम्पल क्या है कि यदि राम के खाते में 1,000 रुपये डेबिट करने के स्थान पर आपने 100 रुपये डेबिट हो गया, अब श्याम के खाते में भी तो 100 रुपये डेबिट के स्थान पर 1,000 रुपये डेबिट हो गया, तो जो कि एक क्षतिपूर्ति त्रुटि का प्रभाव तलपट पर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता इस कारण। नाउ नेक्स्ट, एक कंपनी के तुलन पत्र के देयता पार्षद के किस शीर्षक के अंतर्गत बेदावी लाभांश को दिखाया जाएगा। ऑप्शन इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, वो है सी यानी चालू देयताएं। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में बेदावी यानी आयाचित लाभांश अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है, को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है, यानी चालू देयताएं इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेदावी लाभांश मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो क्लेम अभी तक नहीं किया गया है। कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों प्रोविजंस, यानी कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित जो लाभांश है यानी प्रपोज्ड डिविडेंड को प्रावधान यानी प्रोविजंस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। साथ ही इसे लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोविजंस राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निक्षेप निधि लेखा का शेष या डीडीआर स्थानांतरित होता है इसमें, तो सामान्य आरक्षित लेखा यानी ऑप्शन बी सही है। निक्षेप निधि लेखा के शेष या डीडीआर को सामान्य आरक्षित लेखा में स्थानांतरित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। एक कंपनी के तुलन पत्र में साख भवनों और ट्रेडमार्क को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, अचल
संपत्ति। एक कंपनी के तुलन पत्र में साख, भवनों, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क्स को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो अचल परिसंपत्ति। एक कंपनी द्वारा तुलन पत्र में लिखे जाने वाले साख, भवनों, ट्रेडमार्क को अचल स्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। स्थायित्व के अनुसार बनाए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे में इसे सबसे ऊपर लिखा जाता है। नाउ अनार्जित आय लेखा है एक। अनार्जित आय लेखा क्या है? अनार्जित आय लेखा एक देयता है, यानी अनार्जित आय ऐसी आय जो अनअक्रूड है का लेखा देयता यानी लायबिलिटी की श्रेणी में किया जाता है। अनार्जित आय का आशय ऐसी आय से है जिसे प्राप्त तो कर लिया गया है किंतु कमाया नहीं गया है, अर्न नहीं किया गया है। इस प्रकार की आय एक अग्रिम प्राप्ति होती है जिसे कभी ना कभी भुगतान करना होता है माय फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है। तो संपत्ति एवं दायित्व का विवरण आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट होता है। संपत्ति एवं दायित्वों के संबंध विवरण को आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट की संज्ञा देते हैं। अर्थात आर्थिक चिट्ठे के दाएं पक्ष में संपत्तियों एवं बाएं पक्ष में दायित्वों को दिखाया जाता है। चिट्ठे में केवल व्यक्तिगत व वास्तविक खाते, ठीक है, यानी पर्सनल और रियल अकाउंट से संबंधित विवरण को ही दिखाया जाता है। अदद किराया का क्या अर्थ होता है? अदद किराए का अर्थ होता है किराया देय हो गया है किंतु भुगतान नहीं किया गया है। यानी अदद किराए का मतलब है कि किराया दे तो है पर किंतु भुगतान अभी पेमेंट नहीं किया गया है, ऐसा किराया अदद किराया कहलाता है। यानी अदद किराए का आशय है कि किराए की देय अवधि बीत गई है, देना था पैसा पर अभी पैसा नहीं दिया गया है किराए का। दूसरे शब्दों में जब किराए का भुगतान पूर्व निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता है तो वह पूर्व निर्धारित तिथि के बीत जाने के बाद किराए की राशि को अदद किराया कहा जाता है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण कैसे क्या तैयार किया जाता है? क्या दे रखा है इसमें कि वास्तविक बैंक शेष यानी बैलेंस ज्ञात करने के लिए, यानी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, बैंक समाधान विवरण है, एक व्यापारी द्वारा वर्ष के दौरान या अंत में वास्तविक बैंक शेष बैलेंस को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंतर्गत रोकड़ पुस्तक के शेष तथा बैंक पासबुक के शेष की तुलना कंपैरिजन किया जाता है और यदि दोनों के शेष में अंतर आता है तो कारण का पता लगाया जाता है कि वो रीजंस क्या थे, वो डिफरेंसेस का कारण क्या था इनके बैलेंसेस के बीच में। नाउ निम्नलिखित में से कौन अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है अंतिम खातों में, फाइनल अकाउंट्स में? तो वो रोकड़ बही नहीं है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम खाते में व्यापार एवं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तथा लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सम्मिलित किया जाता है। जबकि रोकड़ बही लेखा करने की प्राथमिक बही है जिसमें लेन देनों का लेखा किया जाता है, इसे अंतिम खाते में शामिल नहीं किया जाता है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वामी की इक्विटी का अंतिम शेष रुपये 21,000 है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 रुपये अंशदान किया है तथा रुपये 4,000 आहरित किए हैं, ठीक है, ड्राइंग्स की गई है। यदि फर्म की शुद्ध आय वर्ष के लिए रुपये 8,000 है तो वर्ष के प्रारंभ में स्वामी की इक्विटी यानी ओनर की इक्विटी स्टार्टिंग में बिगिनिंग में क्या थी, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन डी यानी 11,000 आएगा। अब देखो कैसे आएगा कि सामान्य एकाकी व्यापार में स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी, कैपिटल, आहरण, ड्राइंग्स, प्रॉफिट इत्यादि का लेखा एक साथ रखा जाता है। ऐसी स्थिति में ये सभी मद आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं और वर्ष की अंतिम पूंजी का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे स्वामी का वर्ष के अंत में शेष इक्विटी दे रखी थी आपको 21,000 रुपये, ठीक है, और वर्ष का आहरण था 4,000 रुपये, ड्राइंग्स था, इसको जोड़ दिया गया। वर्ष के दौरान स्वामी का अंशदान 6,000 रुपये, इसको कहीं ना कहीं घटा दिया गया, यानी घटाया किसको गया? वर्ष के दौरान जो स्वामी का अंशदान था उसको घटा दिया गया, उस ओपनिंग को, और उसके बाद घटाया वर्ष के शुद्ध लाभ जो आपका निकल के आया प्रॉफिट, वर्ष की आरंभिक इक्विटी निकल के आ जाएगी फिर कितनी? 11,000, यानी घटाया वर्ष के शुद्ध लाभ कितना घटाया गया? 8,000 19,000 में से, तो 11,000 जो आया वो वर्ष की आरंभिक इक्विटी यानी ओपनिंग थी, कैपिटल।
नाउ यदि प्रारंभिक स्टॉक 2,45,000, परचेज कुछ 15 लाख की है, सेल्स कुछ 17,40,000, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट दर लागत पर 20% है, तो अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा माय फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन बी दे रखा है 2,95,000। कैसे आया देखिए ज़रा। ओपनिंग स्टॉक 2,45,000 का है, परचेज कुछ 15 लाख की है, सेल्स कुछ 17,40,000 की है। जीपी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 20% कॉस्ट का निकालना पड़ेगा आपको। अब 20% कॉस्ट का कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए क्या है कि सेल्स बराबर क्या, लागत प्लस लाभ यानी प्रॉफिट। तो 100 प्लस 100 का 20% हो जाएगा, मतलब माना लागत को आपने कॉस्ट को मान लिया 100, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 हो गया। अब लागत का फॉर्मूला लगाइए, लागत बराबर 17,40,000 गुणा यानी सेल्स जो दे रखी थी 17,40,000, उसको क्या कर दिया, गुणा कर दी 100 से और डिवाइड दे दिया किससे? 120 से। तो आपका कुछ आया 1,45,000 निकल गया। अब लाभ कैसे आएगा? 17,40,000 में से 14,50,000 जो आपका क्या दिया हुआ था, ये आपका निकल के आया क्या, 14,50,000 रुपये आ गया। ये तो 2,90,000 रुपये क्या निकल के आया, ये आया प्रॉफिट। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 2,45,000 का, टू परचेज। ये ट्रेडिंग अकाउंट इसी तरीके से बनाया जाता है, मतलब टू साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, परचेज टू साइड में, सेल्स बाई साइड में, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखा जाता है, और जो भी माइनस करके आता है वो होता है प्रॉफिट, यानी 2,90,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वर्ष के दौरान क्रय 60,000 रुपये के थे। माल के स्टॉक शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः रुपये 12,000 व 9,000 तथा सकल लाभ विक्रय का 1/5 था। सकल लाभ की राशि क्या होगी, ये पूछा गया है। मतलब आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया है, आपसे कैसे निकालना है कि सकल लाभ की राशि पूछी गई है। तो परचेज 60,000 की, ओपनिंग स्टॉक 12,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 के, जीपी आपका सेल्स का 1/5 दे रखा है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? आपको जीपी निकालना है, जीपी का अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कर दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को, यानी एक वही 12,000 में 60,000 जुड़ जाएगी परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया जो है 9,000 वो माइनस कर दिया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ 63,000 रुपये का निकल के आएगा। अब विक्रय का फॉर्मूला क्या, सेल्स का, कि सेल्स बराबर लागत कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो माना विक्रय को मान लिया 100, क्योंकि आपको पता नहीं कि सेल्स कितने की हुई है, तो उसको 100 मान लिया। अब 100 का कितना निकालना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए गिवन है कि जीपी दे रखा है 1/5 सेल्स का। तो 100 का 1/5 करेंगे तो आएगा 20। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब यदि लागत यानी जो कॉस्ट है वो 63,000 रुपये है, जो कि 80% के बराबर है, तो विक्रय राशि कितनी हो जाएगी, 63,000 गुणा 100/80 करेंगे तो 78,750 कुछ आ जाएगा। तो लाभ आ जाएगा, लाभ बराबर विक्रय माइनस लागत, यानी 78,750 माइनस 63,000, तो 15,750 आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को खुद भी करके देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन टीजीटी वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अशोध्य ऋण संचय का प्रारंभिक शेष रुपये 5,000 है, कुल विक्रय रुपये 6 लाख है, जिसमें से 1 लाख रुपए की नकद बिक्री है। बकाया देनदारों के संबंध में 1% का प्रावधान किया जाना है। वर्ष के लाभ हानि खाते में इस संबंध में डेबिट की जाने वाली क्या राशि होगी, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है कि अशोध्य ऋण संचय का प्रारंभिक शेष दिया है 5,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद कुल विक्रय दिया है 6 लाख रुपए का, नकद विक्रय दिया है कुछ 1 लाख रुपए का, देनदारों पर प्रावधान बकाया का 1%। तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित राशि क्या होगी, ये पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका, कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित की जाने वाली राशि बराबर होता है अशोध्य ऋण का नया प्रावधान माइनस पुराना प्रावधान। यानी अशोध्य ऋण का नया प्रावधान कैसे निकाला जाएगा, 6 लाख माइनस 1 लाख का 1/100 करेंगे और माइनस कर देंगे 5,000, यानी 5,000 जो है ब्रैकेट वाली अमाउंट से सॉल्व करके आएगा, और 5,000 माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि क्लेरिफाई है कि लाभ हानि खाते में डेबिट की जाने वाली राशि 0 ही होगी, 0 ही होगी, यानी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है, तो
है तथा विक्रित माल की लागत रुपये 1 लाख है तो सकल लाभ की रकम कितनी होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी 33,333 दिया है। देख लेते हैं कैसे आएगा। सकल लाभ की दर दे रखी है आपको बिक्री का 25%। विक्रित माल की लागत कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपये है। सकल लाभ आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट भैया, कि माना लेट कर लेंगे कि विक्रय जो है 100 रुपये है, हर बार 100 रुपये मान लिया करो, तो सकल लाभ हो जाएगा 100 का 25% मतलब 25 रुपये। तो लागत कितनी आ गई, 100 माइनस 25 मतलब कितने आ गया, 75 रुपये आ गया। अब इस प्रकार यदि 75 रुपये के बराबर लागत की राशि, 75,000 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है, 1 लाख रुपये के बराबर है लागत की राशि के बराबर, तो 25 रुपये के बराबर लाभ की राशि क्या होगी, तो लागत गुणा 25/75 हो जाएगा, मतलब 1 लाख गुणा 25/75 मतलब 33,333 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यही होगी लाभ की राशि। नेक्स्ट, प्रारंभिक रहतिया 15,000 रुपये, परचेज 95,000 रुपये, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक 29,000 रुपये, सकल लाभ बिक्री का 10% और बिक्री की राशि क्या होगी ये पूछा गया है। मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ 15,000 का है, परचेज कुछ 95,000 की है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ 29,000 का दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ 10% सेल्स का है। तो सेल्स आपको बतानी है क्या होगी सेल्स। तो दोस्तों सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जैसे कि मैंने बता ही रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाता है। मतलब 15,000 में 95,000 को जोड़ दीजिए और 29,000 को घटा दीजिए, तो आ जाएगा कुछ 81,000 रुपया। अब देखिए नोट, यदि लाभ बिक्री का 10% है तो लागत के आधार पर बिक्री मान लेते हैं भैया, सेल्स मान लेते हैं हर बार 100, तो 100 का 10% करेंगे तो लाभ हो जाएगा कितना, 10। अब 100 में से 10 घटा दो तो आ गया, लागत कितनी आ गई, कॉस्ट आ गई 90 रुपये की। और विक्रय निकालने के लिए 81,000 का क्या कर दो आप, 100/90 कर दो, तो कितना आ गया, 90,000 रुपये आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी के चिट्ठे में आयाचित लाभांश को दिखाया जाता है, निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत, किस शीर्षक के अंतर्गत, तो चालू दायित्व के अंतर्गत। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आयाचित लाभ को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। आयाचित लाभांश का आशय लाभांश की ऐसी राशि से है जिसकी याचना ना की गई हो। तो ऑप्शन इसमें सी यानी चालू दायित्व बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि प्रारंभिक रहतिया रुपये 5,000 है, क्रय रुपये 15,000 है, प्रत्यक्ष व्यय कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 है, अंतिम रहतिया कुछ 2,500 था, तो बेचे गए माल की लागत थी। तो बेचे गए माल की लागत निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक 5,000 का, परचेज 15,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ 2,000 के, क्लोजिंग स्टॉक कुछ 2,500 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सब क्वेश्चंस को एक बार खुद करके देखिएगा, वीडियो को पॉज कर आप इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करके देखिएगा, रजिस्टर वगैरह ले लीजिए, उसमें करके देखिए, आ जाएंगे आपको आसानी से। यही क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 19,500 इसका आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स। कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति है, कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति क्या है, तो संपत्ति, यानी कि एडवांस टैक्स पेमेंट एक संपत्ति की प्रकृति का होता है। इसे चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। कर के अग्रिम भुगतान का तात्पर्य है कि यह अभी देय नहीं है किंतु भुगतान कर दिया गया है, यानी एडवांस में ही आपने टैक्स को पेड कर दिया है। तो ये आपका एक तरीके से एसेट हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष 1 लाख रुपए था। वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्तियां 1.5 लाख की तथा कुल दायित्व रुपये 70,000 के थे। यदि उस अवधि में कुल आहरण की राशि 30,000 की थी तो वर्ष का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि क्या था, ये निकालना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका 10,000 का लाभ, इसका आंसर दिया हुआ है। कैसे आएगा, देखिए कि पूंजी खाते का शेष कितना है, 1 लाख रुपए बिगिनिंग में दे रखा है। वर्ष के दौरान जो आहरण किया गया, ड्राइंग की गई, वो 30,000 रुपये की गई है। कुल संपत्तियां कितने की थी, 1.5 लाख रुपए की थी। कुल दायित्व कितने के थे, 70,000 के। तो शुद्ध लाभ हानि निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे भाई, पूंजी प्लस दायित्व बराबर होता है संपत्तियां, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो पूंजी बराबर होता है संपत्तियां माइनस दायित्व हो जाएगा, भैया दायित्व उधर पहुंच जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 1.5 लाख में से 70,000 रुपये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कुछ 80,000 रुपये अंत में।
तो इस प्रकार वर्ष के आरंभ में पूंजी थी 1 लाख रुपए और वर्ष का कुल आहरण कितना था ड्राइंग 30,000 रुपये। तो माइनस करा गया, घटाया गया तो आया 70,000 रुपये और उसमें वर्ष का लाभ यानी प्रॉफिट को जोड़ दिया गया। तो 10,000 रुपये जो बैलेंस है उस तो जोड़ा गया तो आ गया 80,000, यानी वर्ष के अंत में जो पूंजी आई वो 80,000 रुपये आई। स्पष्ट है कि वर्ष का लाभ कितना है 10,000 रुपये है दोस्तों। नाउ चालू दायित्वों में कमी है, चालू दायित्वों में कमी है, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी रोकड़ का प्रयोग। चालू दायित्वों में कमी रोकड़ का प्रयोग इंगित करता है, क्योंकि चालू दायित्वों में कमी तभी होगा जब इसका भुगतान कर दिया जाए और भुगतान की दशा में रोकड़ का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका आंसर आप देखिए सोच के बताइए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। क्या वो ख्याति है, क्या वो देनदार है, क्या वो कॉपीराइट है या पेटेंट है। तो दोस्तों अमूर्त संपत्ति पूछ रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है वो डेटर सही है। ठीक है, तो यानी अमूर्त संपत्ति नहीं है पूछ रहा है, तो डेटर्स नहीं है, जबकि ख्याति, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और ये सब क्या है, तो यहाँ पे अमूर्त संपत्ति नहीं पूछा गया है, तो डेटर इसका राइट आंसर होना स्वाभाविक है। तो व्यवसाय के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति का आशय ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई मूर्त रूप अर्थात दिखने योग्य स्वरूप नहीं होता है, बल्कि इसकी अमूर्त रूप में उपलब्धता व्यवसाय के अंदर होती है। अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत ख्याति, कॉपीराइट, लाइसेंस, पेटेंट इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि देनदार चालू संपत्ति का रूप है। यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देनदार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संपत्ति स्थायी संपत्ति नहीं है, यानी कौन सी संपत्ति दोस्तों स्थायी संपत्ति नहीं कहलाएगी। तो ऑप्शन सी जो है यानी रोकड़ जो है वो स्थायी संपत्ति यानी कैश नहीं होता है। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, भवन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, पर रोकड़ जो यानी कैश जो है वो दोस्तों करंट एसेट्स है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्थायी संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से है जिसका प्रयोग सामान्यतः 1 से अधिक वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। स्थायी संपत्ति के अंतर्गत शामिल संपत्तियां हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि, जबकि रोकड़ जो है वो चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि पुनः बेचने के लिए, क्या कहलाती हैं। तो इसको कहा जाता है स्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि पुनः बेचने के लिए, तो इसे स्थायी संपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ऐसे संपत्तियां सामान्यतः 1 से अधिक वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती हैं। ये बार बार क्रय करने की प्रवृत्ति की नहीं होती हैं। इन्हीं स्थायी संपत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को स्थायी लागत कहते हैं, यानी ये बार बार इनका परचेज नहीं किया जाता। कोई लैंड, बिल्डिंग हर रोज़ थोड़ी खरीदी जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप बार बार क्रय परचेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 रुपये और विक्रय कुछ 1,10,000 रुपये, क्रय मूल्य कुछ 30,000 रुपये हो। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई घुमा फिरा के एक फॉर्मूला याद कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का याद कर लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस प्रॉफिट, इस तरीके से देख लो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ये याद कर लो, बस इसी को घुमा फिरा के यूज़ करना होता है। तो बस सेल्स हो गया 1,10,000 का, कॉस्ट गुड्स सोल्ड दे रखे COGS 79,000, तो प्रॉफिट कैसा आ जाएगा 1,10,000 में से 79,000 माइनस करेंगे तो 31,000 रुपया, यानी लाभ आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री होगी, तो बिक्री कितनी होगी 20% होगी। यानी कैसे आएगा देखिए, यदि लाभ क्या दे रखा है लागत का 25% है तो बिक्री सेल्स निकालनी है। लागत को मान लेते हैं कि 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 100 का 25% मतलब 25, तो बिक्री बराबर क्या होता है लागत प्लस लाभ होता है। बिक्री बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस 25 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। तो बिक्री पर लाभ का प्रतिशत कितना आएगा, 25 को ऊपर रखिए यानी प्रॉफिट को ऊपर रखिए, सेल्स यानी 125 जो आपने माना है उसको नीचे रखिए और गुणा कर दीजिए 100 से, तो आपका 20% जो है वो बिक्री पर लाभ हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया हो तो उसकी लागत कितनी होगी, ये पूछा गया है दोस्तों। तो कैसे इसका राइट आंसर आएगा, देखिए कैसे निकालेंगे कि प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कुछ 27,500 रुपये का। लागत का फॉर्मूला क्या है, लागत का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रारंभिक स्टॉक का 10% अधिक मूल्यांकन, यानी 100 प्लस 100 का 10% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 10% 10 होता है और 10 में 100 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। लागत निकालने के लिए 27,500 का 100/110 कर दीजिए तो 25,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, लागत निकल के आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है तथा बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपये है तो विक्रय की राशि क्या होगी, यह पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है आपको, सकल लाभ गिवन है, बिक्री का 1/4 दे रखा है, बेचे गए माल की लागत कितनी दे रखी है, 3,60,000 रुपये दे रखी है, विक्रय की राशि यानी सेल की राशि आपको प्राइस निकालना है। तो माना कि सेल हो गई 100 रुपये की, हानि कितनी हो गई, फिर 100 का 1/4 हानि है मतलब 25 रुपये हानि हो गई। तो लागत कैसे निकल के आती कि विक्रय प्लस हानि, मतलब 100 प्लस 25 125 आ जाता है। नाउ विक्रय का फॉर्मूला क्या, 3,60,000 गुणा 100/125 कर दीजिए तो आंसर कितना निकल के आएगा, 2,88,000 रुपये आंसर आपका आ जाएगा। इन क्वेश्चन को आप कॉपी में ज़रूर करके देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज कर करके आप एक कॉपी की रजिस्टर ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को करके देखिए। और आज बहुत लंबी वीडियो बन गई है दोस्तों, मैंने नहीं सोचा था 41 मिनट की बन जाएगी। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।